नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 25 अगस्त 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में रोज की भांति करंट अफेयर और साथ में एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो गैस के ऊपर है। गैस पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न गैस पर हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक आध प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलने की संभावना रहती है। ओजोन गैसों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक प्रश्न और भी हम उस पर डिस्कस कर ले रहे हैं कि ओजोन वायुमंडल के ऊपरी भाग में बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली रंग रहित गैस है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ओजोन होता है ये रंगीन गैस होती है। समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सांद्रता न्यून होती है। इसकी 25 किलोमीटर तक ऊंचाई तक सांद्रता जो होती है वो अधिकतम होती है, ये भी गलत है। एक सत्य आपको बताना है इसमें कथन, यह ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया से बनती है। यह ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया से बनती है, ये बात सही है। और ओजोन गैस चांदी की चमक को पीला कर देती है, ये गलत है, क्योंकि ये पीला नहीं करती है, ये काला कर देती है। ये प्रश्न पहले भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सल्फर का परमाणु भार 32.1 होता है, क्या ये सही है? दूसरा है कि ये बिल्कुल सही है। और सल्फर को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसी कंडीशन में मैं बस क्लास किसी तरीके से ले रहा हूँ, इसी कारण से आज मैं वीडियो अपना मुरझाया चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए फोटो इसमें नहीं लगी है। बस आप पढ़ लीजिए। ये दो क्वेश्चन आपको लगेंगे कि पहले भी डिस्कस किए, आगे फिर सारे क्वेश्चन नए हैं। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 3% है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3% नहीं है, और इसकी जो सल्फर की प्रतिशतता है ये 0.05% है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का प्रचुर प्रमुख यौगिक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का प्रमुख यौगिक है, ये बात सही है, केवल इसमें असत्य सी है, ठीक है। अब आगे के कुछ जो प्रश्न हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ज्वालामुखी से जो गैसें निस्रित होती हैं या जो गैसें निकलती हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन या कैल्शियम का ये सब नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। दूसरा है कि नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है। तीसरा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 56% होती है। तो पहला दूसरा तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो ये 56% यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है कि ये 46% होती है, क्योंकि ये 46% होती है, तो तीसरा गलत हो गया। और उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त होता है। अब ये जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं स्टेटमेंट से बनेंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे मिट्टी से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रस के रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में, ठीक है। तो नाइट्रेट बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और जीवधारी इसे पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उसके लिए जो वीर्य का आप ये कह सकते हैं वीर्य जो रखा जाता है उसके लिए द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी पौधों की गांठों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये राइजोबियम पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दलहनी गैसों की गांठों में राइजोबियम जो पाया जाता है ये जीवाणु होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे गैस बोले थे ये कहां से आ गया? अब मिले जुले ये टॉपिक है, इसीलिए इसका डिस्कशन हम किए ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया प्रमुख यौगिक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और प्रकृति में अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं अमोनियम फास्फेट के रूप में पाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमोनियम फास्फेट नहीं, अमोनियम सल्फेट के रूप में ये पाई जाती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? एक कथन आपको बताना है, अमोनिया एक रंगहीन गैस है, ये बिल्कुल सही है। अमोनिया में तीखी गंध होती है जिसे सूंघने पर छींक या आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हायास गैस के रूप में जानी जाती है, ये भी सही है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक नहीं है। तो महत्वपूर्ण यौगिक नहीं है, ये स्टेटमेंट ही ऐसा दिया हुआ है। महत्वपूर्ण यौगिक ये है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही गलत हो जाएगा, तो यही सही उत्तर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हवा में स्वतः जल जाने के कारण पानी के अंदर डुबाकर रखा जाता है? तो स्वतः ये जले ना, इस कारण से इसको फास्फोरस को डुबाकर रखा जाता है। हवा में स्वतः जलकर ये वैसे समाप्त हो सकता है, इसलिए पानी के अंदर डुबाकर फास्फोरस को रखा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फास्फोरस जो है, ये परमाणु संख्या इसकी 15 है, परमाणु द्रव्यमान 31 है, 31, और फास्फोरस स्वतः जलने लगता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आज कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगला जो प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस से युद्ध काल में प्रयुक्त होने वाले अग्निबम एवं धूम्र बम बनाए जाते हैं। तो सही है, बनाए जाते हैं, बनाए जाते थे, अब तो और अत्याधुनिक चीजें प्रयुक्त की जाती हैं। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो श्वेत फास्फोरस है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, लाल वाला कम क्रियाशील होता है। ठीक है, और इसलिए ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है? तो गैसों के साथ में ये भी प्रश्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। चूहे विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अनाजों के परिरक्षण में अगर बात किया जाए तो वो एल्युमिनियम फास्फाइड होता है, लेकिन अगर चूहे के विष के रूप में तो जिंक फास्फाइड होता है। अगला जो प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेरीन के सम्मिलित रूप को हैलोजन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, अगर आपसे हैलोजन पूछा जाए तो इनका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरीन का ये सम्मिलित रूप होते हैं। ब्रोमीन ठोस अवस्था में मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन जो ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में मिलता है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सी गैस फलों का रंग उड़ा देती है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, और फलों का रंग उड़ाने वाली गैस है क्लोरीन। क्लोरीन हरे पीले रंग वाली तीखी और विषैली गैस होती है, फलों का रंग उड़ा देती है। चूने के साथ प्रतिक्रिया कर क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, ब्रोमीन समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। पहला बिल्कुल सही है, जो ब्रोमीन है ये समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और इसका उत्पादन ब्रोमीन से किया जाता है, तो इसके उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा या गलगंड की बीमारी हो जाती है, घेंघा भी कहते हैं और गलगंड के नाम से ये पूछा गया है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है ना? तो ये गलगंड वैसे लिखा हुआ है, वैसे इसकी अंग्रेजी क्या होती है? ये यहाँ पे अंग्रेजी गलत आ गई है, तो इसका जरा अंग्रेजी बताइएगा आप, क्या होता है? और मोनेरिया किस्म के समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, तैयार रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 9 तत्व हैं। तो आवर्त सारणी का जो शून्य वर्ग है, एक मिनट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या मैंने गलत बता दिया है पहले का क्या? जो ये जो दिया हुआ है मोनेरिया, ये मोनेरिया नहीं होता है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे याद आया, ये मोनेरिया नहीं होता है, लेमिनेरिया होता है। ये गलत नाम ऐसे बना दिया गया है, लेमिनेरिया, तो दूसरा इसमें गलत है, ए ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास होती है, उससे प्राप्त होता है, तो आयोडीन वाले में ध्यान रखिएगा, ये दूसरा गलत दिया हुआ है, मोनेरिया नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, एक मिनट, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग ग्रुप जीरो जो होता है, इसमें 9 तत्व होते हैं। शून्य वर्ग जो होता है इसमें 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये जो गैसें हैं ये शून्य में वर्ग में पाई जाती हैं, तो पहला गलत है, ये 6 तत्व होते हैं। और नियॉन अक्रिय गैस है, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आर्गन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हीलियम हल्की तथा ज्वलनशील गैस है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीलियम हल्की तो है लेकिन ज्वलनशील नहीं है, यह अज्वलनशील गैस है,
तो पहला तो गलत हो गया। और हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी जो मेट्रोलॉजिकल स्टडीज होती हैं उस अध्ययन में किया जाता है, तो दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्जन लैंपों व ट्यूब तथा प्रतिदीप्त लैंपों से में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये जो गैस होती है इसको कहते हैं नियान। जो नियान गैस है इसको डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं, विसर्जन लैंप, और जो ट्यूब होते हैं, फ्लोरेंस बल्ब जो होते हैं, प्रदीप्त बल्ब, उसमें भरा जाता है। ठीक है, तो इसको बी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आर ओ ए आर ओ का एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरी टीम की तरफ से आपके लिए सूचना है, आप टेस्ट सीरीज या हिंदी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। 6307281212 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कोई भी कोर्स वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। करंट अफेयर के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? भारतीय बैडमिंटन को 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार मिले हैं, और इसमें 6 पुरस्कार जो प्राप्त हुए हैं अभी तक का ये रिकॉर्ड बना है। और इसमें प्रदीप गंधे, तृप्ति मुरकुंडे और सत्य प्रकाश तिवारी, इन तीनों का संबंध भारतीय बैडमिंटन से, और तीनों को इस बार ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला है, यानी कि ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों का नाम और क्षेत्र याद रखिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड 19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? पूरी दुनिया में आरोग्य सेतु जो ऐप रहा है ये सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप हो गया है। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है ना, कि अगर आसपास आपके कोई कोरोना पॉजिटिव, कोविड 19 पॉजिटिव मरीज होगा और उसने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो वो बता देगा। ये तो आप तो जानते ही हैं, बहुत लोग कहते हैं वो जान जाता है कौन कौन, ऐसे नहीं है, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। मान लीजिए कि मेरे कुछ लक्षण हैं, मैंने उसमें डाले, आपने उसको ओपन किया तो आपको आसपास में होगा तो दिखेगा कि इनके लक्षण हैं, इनको ऐसा है, तो आपसे इतने किलोमीटर दूर है या इतने मीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखे गए, उत्पत्ति के नियम, ये अभी चर्चा में रहे, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उत्पत्ति का नियम वित्त मंत्रालय से संबंधित है। सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 की अधिसूचना भी जारी की गई है, और सरकार द्वारा उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए मानदंड जारी किए गए हैं, और ये नियम 21 सितंबर 2020 से लागू होंगे। 21 सितंबर 2020, 21 सितंबर से। तो इसका संबंध वित्त मंत्रालय से है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि राज्य ऐसा करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये शामिल करने की बात कही गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, और इसके तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने की सलाह दी गई है। इस योजना के तहत अभी तक जो कवर नहीं किए गए नए राशन कार्ड के साथ इनको कवर कराने की योजना है। जो लोग नहीं कवर किए गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रहा हूँ आज, कई दिन बाद ऐसा लग रहा है कि मैं इतना थक गया हूँ। आज लाइव क्लास भी मैं 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि अगर मैं अब यहाँ खड़ा रहूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। पंजीकरण के बाद उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभान्वित किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चलिए आज आप लोग किसी तरीके से मैनेज कर लीजिए, मेरी जैसी भी आवाज़ है कल से मैं सही हो जाऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। नुआखाई जुहार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नुआखाई जुहार क्या है, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। यहां पर दिया हुआ है नुआखाई जुहार ये कृषि त्योहार है, और ये जो त्योहार है ये असम में मनाया जाता है, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये असम का पर्व नहीं है, ये उड़ीसा का पर्व है। बाकी यहाँ पर सब सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नुआखाई जुहार कृषि त्योहार है, और नुआखाई जो दो शब्दों का संयोजन है, नए चाले चावल को खाने का प्रतीक है ये। जैसे अपने यहाँ भी पहले एक नवा नया करके एक मनाया जाता था त्योहार, नवा नवा उसको कहते थे। अब धीरे धीरे उसमें ये होता था कि परिवार के सारे लोग होने चाहिए, परिवार के सारे लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाते हैं। उड़ीसा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध देवी समलेश्वरी हैं, देवी समलेश्वरी को किसान अपनी जमीन से पहली उपज देते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उड़ीसा से इसका संबंध है।
अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित की गई है क्या? ट्रांसजेंडर आयोग नहीं, ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया गया है। बी, राष्ट्रीय परिषद इनके लिए गठित किया गया है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद ये गठित किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय परिषद होगा, इसके सामाजिक न्याय मंत्री जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो होंगे इसके अध्यक्ष। और इसमें जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके प्रतिनिधि सदस्य भी शामिल होंगे। और भारत की पहली ये ऐसी परिषद है जिनका गठन किया गया है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेवोनाइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फ्लेवोनाइड जो है इसके बारे में ये जो बातें कही गई हैं, फ्लेवोनाइड जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लेवोनाइड फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक समूह होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कैरोटीनॉइड के साथ फलों और सब्जियों के पकने के लिए जिम्मेदार हैं, ये बात गलत है। ये सब्जियों के विविध रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ना पकने के लिए जिम्मेदार होते हैं, पकने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो तीसरा गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। और फ्लेवोनाइड जो होते हैं, भरपूर आहार हमें दिल, जिगर, गुर्दा और मस्तिष्क के संबंधित अन्य संक्रामक रोगों से बचाते हैं अगर इनका भरपूर आहार किया जाए। तो इनके बारे में आप जानते रहिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पाइप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए मानक समझौता तैयार किया गया है। सही है। और इसका शीर्षक रखा गया है, पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए आवश्यकताएं। इतना बड़ा शीर्षक है और दोनों की दोनों बातें ये सही हैं, ठीक है। और इसको जो है भारतीय मानक जो है, BIS मानक जो है उसके तहत 10,500 मानक जो है, ऐसे कोडिंग दी नहीं जाती है 9,001 ऐसे आपने देखा होगा, तो 10,500 मानक के तहत इसको डेवलप किया जाना है, उसी के अनुरूप रहना है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, भारत और चीन के मध्य तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? भारत और चीन के मध्य ये विवाद चल रहा है कि और किसी देश के मध्य चल रहा है? भारत और बांग्लादेश के मध्य चल रहा है, तो पहला गलत हो गया, तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर। हाल ही में चीन द्वारा बांग्लादेश से होने वाले 97% आयात शुल्क को शून्य घोषित किया गया है। तो चीन द्वारा बांग्लादेश से जो भी आयात शुल्क मतलब आयात होता है उस पर आयात शुल्क शून्य घोषित किया गया, यानी कि बांग्लादेश को ही अपने फेवर में चाइना करना चाहता है। चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है, मतलब बदतमीजी करता रहता है। खैर ये तो राजनीति भी है, कूटनीति भी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न, आज मुझे इंतजार था कि इतनी जल्दी अंतिम प्रश्न आए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला स्टेटमेंट इसके बारे में है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किया गया, सही है। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे, ये भी सही है। और यह एक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र है, तो ये भी सही है। और ये नई योजना प्रधानमंत्री भारत योजना के तहत शुरू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नई योजना है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये भारत योजना के तहत नहीं, आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको शुरू किया जाएगा। तो ये गलत है और यही सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, कोरोना से तो बचे ही रहें, वायरल भी इस समय चल रहा है, उससे भी बचे रहें। पढ़ाई के मामले में रिलैक्स ना हो, पेपर ऐसा नहीं है कि होना ही नहीं है, बस एक हफ्ते आगे बढ़ा है, वो आपके लिए अवसर है। आप इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, लेकिन जो लोग उठाएंगे तो उनको बेनिफिट होगा, तो फाइट और बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।